स्टूडेंट, वेलकम बैक इन द केमिस्ट्री क्लास। केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था कोलिजन थ्योरी। और कोलिजन थ्योरी के बेस पर आज हम स्टडी करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस। कैसे हम एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन रेट ऑफ रिएक्शन से बना सकते हैं कोलिजन थ्योरी के बेस पर। उसके लिए सबसे पहले हमें रिवाइज करना होगा कोलिजन थ्योरी। वी नो दैट द कोलिजन थ्योरी explain that reactant molecules collide with each other and these are in large number. If all of these react, so reaction will take place within fractions of the seconds. But ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि रिएक्शन का रेट स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। कुछ रिएक्शन स्लो होती हैं, कुछ रिएक्शन फास्ट होती हैं। अगर सारे मॉलिक्यूल्स के पास कोलिजन इफेक्टिव होंगे तो रिएक्शन का रेट बहुत फास्ट होगा। लेकिन रेट डिफरेंट क्यों होता है उसको समझाया गया कोलिजन थ्योरी से, जिसके अकॉर्डिंगली सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड करते हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम कोलाइड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन उनके सभी कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं है, केवल वही कोलिजन्स इफेक्टिव हैं जिनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है। उस एनर्जी का नाम दिया गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। मीन्स ये एक एनर्जी का बैरियर है जो कि रिएक्टेंट्स को पार करना होगा। और थ्रेशोल्ड एनर्जी जिन मॉलिक्यूल्स के पास नहीं है, किसी के पास कम है एनर्जी, किसी के पास कम ज्यादा है। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड के बराबर नहीं है। उस कंडीशन में उनको एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करना होता है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब करना होगा, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जी चाहिए उनको एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए, जितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी है जिसको कि हम ईटी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके पास प्रेजेंट एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये डिफरेंस कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी लेस होगी मींस हाई इज रेट ऑफ रिएक्शन, उतना ही ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि उनको कम से कम एनर्जी लेकर ही रिएक्शन फास्ट हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल की फॉर्म में कि एक्सप्लोजिव जितने ही समय तक वो स्टोर रह सकते हैं, लेकिन हल्का सा स्ट्राइक करने पर ही एक्सप्लोजन हो जाता है। मींस उनको केवल इतनी सी एनर्जी चाहिए, इतनी सी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए कि उनको स्ट्राइक करते के साथ ही वो एक्सप्लोड हो जाते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ही होगी फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन में हम ये मान के चल सकते हैं कि जब ये रिएक्टेंट्स जिनके पास एनर्जी ईटी के इक्वल हो जाती है उस टाइम पर, तो रिएक्शन जो है एक बार में नहीं होती है, बल्कि उसके लिए एक इंटरमीडिएट बनता है एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, जिसको कि हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल टू मॉलिक्यूल्स जो कि A2 एंड B2 आपस में रिएक्शन करते हैं। A2 एंड B2 के बीच में जब रिएक्शन होगी तो पुराने बॉन्ड्स वीक होने लगेंगे और नए बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट है ये थोड़ी देर के लिए बनता है और जिसकी एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड के इक्विवेलेंट। क्योंकि ये हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसकी एनर्जी अगर थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाती है तो वो प्रोडक्ट में टूट जाता है AB एंड AB। बट अगर वो रिएक्शन इधर जा रही है तो इसे हम कहेंगे इफेक्टिव कोलिजन, दैट इज नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। जब प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन अगर ये इंटरमीडिएट जो कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, अगर एनर्जी थोड़ी सी भी कम रह गई तो उसमें रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, और इस डायरेक्शन में जब रिएक्शन चलेगी इसको कहेंगे हम अबॉर्टिव कोलिजन। इसका मतलब कि रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टेंट्स डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, बट पहले वो एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसके पास काफी ज्यादा एनर्जी होती है, हाई एनर्जी होती है। सो इट इज नॉट स्टेबल, शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम लाइफ होती है इसकी। तो ये या तो प्रोडक्ट में टूट जाएगा और या फिर रिएक्टेंट्स में वापस टूट जाएगा। जब वो प्रोडक्ट में टूटता है तो कोलिजन इफेक्टिव कहलाता है, जब वो वापस रिएक्टेंट्स में टूट जाता है तो कोलिजन अबॉर्टिव कहलाता है। अब कोलिजन के इफेक्टिव होने के लिए एक कंडीशन और भी बताई गई थी, प्रोबेबिलिटी, मींस प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो हम इस कॉन्सेप्ट को एक्टिवेशन एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड
थ्रेशोल्ड एनर्जी, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है और रिएक्शन के लिए वो किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको हम एक कर्व के थ्रू, एक ग्राफ के थ्रू शो करेंगे। सपोज दैट इज द लेवल फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, और इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होता है जिसका नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और यहाँ है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल ET। तो उस कंडीशन में इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को इसके इक्वल होना पड़ेगा, तब रिएक्शन होने के चांसेस होंगे और कोलिजन इफेक्टिव हो सकता है। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है एनर्जी का, ये इनको एब्जॉर्ब करना होगा और इसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो ET से लेकर ER का जो डिफरेंस है इसे हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ना ये ET इट इज द शॉर्ट लिव्ड हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स। सो टूट के या तो ये वापस ER में टूट जाएगा या फिर इधर जाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहां पर ये प्रोडक्ट की लेवल है EP फॉर द प्रोडक्ट। ये है एनर्जी बैरियर, यहां पर पोजीशन कहलाती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसमें EA इक्वल टू ET माइनस ER, और जब यहां से यहां तक प्रोडक्ट में टूटता है तो उसको इतनी एनर्जी रिलीज करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इसको हम कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी नंबर 2 मींस ड्यूरिंग द स्प्लिटिंग ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू द प्रोडक्ट। अब यहां पर जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट इज नोन एज द डेल्टा H और डेल्टा E। ये डेल्टा E फिक्स होता है हर एक रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की स्टेट पर। इनिशियल स्टेट रिएक्टेंट्स की क्या है, प्रोडक्ट्स की क्या है। सो डेल्टा E इज फिक्स। अब ये डेल्टा E को हम कैसे निकाल सकते हैं? सपोज फॉर रिएक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड इट इज EA1 इज इक्वल टू ET minus ER, or we can say ER is equal to ET minus EA1. In second case, for this step, EP will be equal to ET minus EA2. But ER and EP, these are given by delta E. Delta E means EP minus ER. EP means ET minus EA2. ER means ET minus EA1. So these two are cancelled and EA1 minus EA2. That will be equal to delta E of the reaction. तो हमारे पास दो तरह के फार्मूले हो गए, या तो हम निकाल सकते हैं डेल्टा E की वैल्यू EP माइनस ER से, वो भी इतनी ही होगी जितना कि EA1 माइनस EA2 होगा। तो यहाँ ये जो डिफरेंस है ये EA1 और EA2 का डिफरेंस होगा। इन दोनों के बेस पर हम पहचान कर सकते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। EA1 और EA2 वैल्यूज के बेस पर कंफर्म कर सकते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक। तो उसके लिए हमें स्टडी करना होगा इन दोनों का रिलेशन। इन दो ग्राफ को देखते हुए कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए EP minus ER is equal to delta E and that will be negative. And for endothermic reaction, delta E is equal to EP minus ER, that will be positive. ये कॉन्सेप्ट हम जानते ही हैं, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी के रेफरेंस में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इस कंडीशन में देखिए कि यहाँ है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि
एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है किससे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, इट मस्ट बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहां पर इस रिएक्शन के लिए हम समझ चुके हैं कि इट इज एंडोथर्मिक। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी क्या कहती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहती है कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होगा और इतनी एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करनी होती है। सो EA1 इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। सेकेंड कंडीशन आती है ET, जब प्रोडक्ट में डिकम्पोज होगा तो जो भी एनर्जी वो रिलीज करेगा दैट इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन और वी कैन से फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब यहां पर EA1 ज्यादा है, EA1 इज more than EA2 means absorbed energy is more than released energy। absorbed energy ज्यादा है, released energy कम है, इसका मतलब कि डेल्टा E पॉजिटिव में होगा, तो यहां पर साइन होगा डेल्टा E का पॉजिटिव में। और हमें जानना चाहिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए EA1। सेकंड केस में देखते हैं यहां पर कि यहाँ EA1 कम है और EA2 ज्यादा है, मीन्स अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी कम है, रिलीज एनर्जी ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में EA1 इज लेसर देन EA2। तो डेल्टा E डिपेंड करता है EA1 माइनस EA2 का साइन होगा नेगेटिव और ये रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। तो हम इसको आसानी से पहचान कर सकते हैं कब है एक्सोथर्मिक और कब है एंडोथर्मिक। न्यूमेरिकल पर्पज के लिए आपके सामने एक ग्राफ दिया जा सकता है, यहां से यहां तक का डिफरेंस ये कहलाएगा आपका डेल्टा E, साथ ही साथ यही डिफरेंस है इन दो एनर्जीज के बीच का डिफरेंस EA1 माइनस EA2। अगर ये ज्यादा है तो एंडोथर्मिक है और अगर ये ज्यादा है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और हम निकाल सकते हैं EA1 की वैल्यू, डेल्टा E की वैल्यू और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। कुछ रिएक्शन कंप्लीट होती है मोर देन वन स्टेप में। फॉर एग्जाम्पल A से B बनता है और B से बनता है C। कोलिजन थ्योरी के बेस पर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टेप नंबर 1 एंड सेकेंड इज स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 1 में अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर कोलिजन थ्योरी A will form activated complex which will decompose into B। उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की और ये एनर्जी उसने रिलीज की, EA1 एब्जॉर्ब्ड, EA2 रिलीज्ड। सेकेंड कंडीशन इज B takes some energy EA3 and forms activated B complex and releases energy EA4 and forms C। सो ये दो रिएक्शंस दो तरीके से शो की जा सकती हैं। फॉर दिस रिएक्शन A उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो बनाता है A एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और यहां पर वो डिकम्पोज होके B बनाता है। अब ये B सेकेंड स्टेप में जो B है वो कन्वर्ट होके बनाएगा B एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स and then it gives C। तो यहां पर इसने एब्जॉर्ब की है एनर्जी EA1, it is EA2, that is EA3 and it is EA4, जो कि यहां पर EA1 यानी कि एब्जॉर्ब एनर्जी इन फर्स्ट स्टेप ज्यादा है और E3 ये एनर्जी चाहिए सेकंड स्टेप को होने के लिए, क्योंकि स्टेप नंबर 1 A से A स्टार बनने के लिए जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वो ज्यादा है। इट मींस ये स्लो होगा, ये रिएक्शन स्लो होगी क्योंकि इसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और वो अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो रिएक्शन नहीं होगी। तो ये स्टेप जो होगा यहां पर स्टेप 1 यानी कि A से B फॉर्मेशन का जो रिएक्शन है ये स्लो होगी और रेट ऑफ रिएक्शन इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग होगा। इसी को हम सेकंड वे में भी दे सकते हैं। इन फर्स्ट केस
A changes into activated complex by taking energy EA1 forms activated complex. कौन सा activated complex? A star and forms product B. Now this B takes energy and converts into C. So this EA3 is activation energy for the conversion of B into B star. It is more than energy of conversion of A into A star. A से A star फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम है और B से B स्टार फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा है. तो यहां पर EA3 इन सेकेंड स्टेप is greater than EA1. It means step second is slow and rate of reaction will be as per the rate of step number 2. तो इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी के बेस पर किसी भी रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी और रिएक्शन का कंप्लीशन समझ सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.